जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स, पहला चैप्टर है। और आज ये स्टार्ट की है जिसका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है बिहार में एक गांव की कहानी। क्या है बिहार में एक गांव की कहानी, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम क्या देखेंगे। और इसको हम पहले थोड़ा सा रीड करेंगे और इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा दो पेज ऐसे कुछ है नहीं, ऐसे इसका सिर्फ कहानी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। मेन जो है आपका, मेन जो है तीसरा पेज से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको प्रोडक्शन उत्पादन स्टार्ट होगा। लेकिन इस बुक में दिया गया है 2 पेज आपको थोड़ा सा समझने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं क्या है। लेकिन मेन आपका क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा और इसके बाद प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन के प्रकार हो गया, उत्पादन के लिए कौन कौन से साधन है, कौन सक्रिय साधन है, कौन निष्क्रिय साधन है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले एक से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या है, भारत में एक गांव की कहानी। क्या है, भारत में एक गांव की कहानी, इकाई 1, यानी कि यह चैप्टर क्या है, 1 है, यानी कि पहला चैप्टर का है ये। इसके बाद चित्र जो है 1.1, चित्र है 1.1, यानी कि ये पहला ही स्टार्ट हुआ। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे क्या है, ये किसान है, ये धान का फसल है, ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, फसल काटने के लिए क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये धान गेहूं है जिसको क्या कर रहे हैं, अपने घर पे लेके जा रहे हैं। और ये जो घटना है वो कहाँ की है, फतेहपुर गांव की है। कहाँ की है, फतेहपुर गांव की है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये कहाँ का है, तो फतेहपुर गांव की है। ये जो घटना आप देख रहे हैं कहाँ की है, तो फतेहपुर गांव की घटना है। कहाँ की ये घटना है, फतेहपुर गांव की है। अब इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से छात्रों को परिचित कराना है। यानी कि इस अध्याय से इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादन, प्रोडक्शन को क्या करना, समझाना। अब देखिए यहाँ पर संबंधित कुछ मूल विचारों से छात्रों को क्या कराना है, परिचित कराना है। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एक गांव में, यानी कि फतेहपुर गांव में खेती ही आजीविका का मुख्य साधन था। यानी कि अगर आपसे पूछे वहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य साधन कौन था, तो हमारा आंसर क्या होगा, खेती होगा, कृषि होगा। जबकि अन्य कई आजीविकाओं के साधन, जैसे अन्य कई था, लेकिन मेन जो था, मुख्य क्या था, मुख्य में हमारा क्या साधन था, वो खेती था। क्या था, खेती था। अन्य में क्या होगा, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर ही किया जाता था। यानी कि इसका बड़े लेवल पर नहीं था, लेकिन खेती था। पशुपालन ये सीमित कुछ लोगों के पास ही था, इसीलिए यह क्या है, सीमित स्तर पर ही सीमित था। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब भाई, अब मान के चलो यदि आप पशुपालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, डेयरी करेंगे, दुकानदारी करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगा, तब जाके ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं भाई। जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, यदि आप पशुपालन करेंगे, डेयरी पालन करेंगे, तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन और मानव प्रयास, मुद्रा आदि का बहुत बड़ा योगदान है। यदि ये सब नहीं रहेगा तो जो जितने भी पशुपालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी पालन है, दुकानदारी है, ये सब संभव नहीं है। फिर आते हैं फतेहपुर गांव की प्रारंभिक कहानी से स्पष्ट होगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों एवं समायोजन की क्या हुआ, आवश्यकता हुआ। दूसरा पेज में देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये विकास की ओर कैसे, पहले वहां पर सिर्फ कृषि था, अब विकास की ओर बढ़ता गांव। कौन सा गांव, फतेहपुर गांव। अब देखिए यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर प्लांट है, ये हरा भरा है, ये सब एक विकास को इंगित कर रहा है, यानी कि डेवलप को क्या करता है, ये इंगित कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फतेहपुर गांव में श्री फतेश्वर नारायण सिंह रहते थे। कौन रहते थे, श्री फतेश्वर नारायण सिंह रहते थे। वे क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे, सेनानी, कर्मठ एवं आदर्श व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम क्या पड़ा, फतेहपुर पड़ा। अगर आपसे पूछे फतेहपुर गांव का नाम फतेहपुर क्यों पड़ा, तो वहां पर एक व्यक्ति रहते थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका नाम था फतेश्वर नारायण सिंह।
क्या था? फतेश्वर नारायण सिंह, और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम क्या पड़ा? फतेहपुर पड़ा। अब देखिए, फतेहपुर गांव अपने आसपास पड़ोस के गांवों और कस्बों से भले भांति क्या है? जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी, यानी कि मान के चलिए, यदि मान लीजिए, यदि मान के चलिए ये गांव है, कौन सा है? फतेहपुर गांव है। अब इसके पूरब में पुनपुन नदी है, यानी कि कभी भी किसी भी मैप में दाहिने साइड जो होता है वो पूरब होता है, यानी कि ईस्ट होता है, लेफ्ट की तरफ होता है वो वेस्ट होता है, और ऊपर में जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे में होता है साउथ, यानी कि पूरब की तरफ। मान के चलिए ये कौन सा नदी हो गया? पुनपुन नदी है। कौन है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। तथा पश्चिम में पटना गया मुख्य मार्ग है, यानी कि इधर पुनपुन नदी हो गया, और इधर जो हो गया गया पटना। आप जानते हैं साउथ इंडिया में गया है, और नॉर्थ उससे ऊपर में क्या है? पटना है। तो गया पटना मुख्य मार्ग है। और जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी से सड़क पूर्व की ओर स्थित है, यानी कि पटना से कितना डिस्टेंस पर है? 9 किलोमीटर स्थित पर। कितना है? 9 किलोमीटर में पर है। इस सड़क पर प्रायः बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, बस और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातिया के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 1500 परिवार रहते हैं। इस गांव में कितने लोग रहते हैं? कितने परिवार है? 1500 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी है। क्या है? भूस्वामी है, यानी कि इससे पहले ही बता दिया गया है कि अधिकतर लोग क्या चीज पर डिपेंड है? कृषि पर है। जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार से है, कुछ, देखिए सभी नहीं, यहां पर क्या है? कुछ है, कुछ बहुत बड़े परिवार के है। उनके मकान ईंट सीमेंट के बने हुए हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनका घर क्या चीज़ का बना है? ईंट और सीमेंट के बना हुआ है। और गरीब लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/4 है, यानी कि गरीब लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/4 है, यानी कि 1/4, यानी कि 25%। कितना हो गया? 25% है, जो एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। यानी कि एक तो हो गया अमीर और एक हो गया गरीब, जो एक कोने में रहते हैं, जिनके मिट्टी और फूस के बने हुए हैं, जिनका घर जो है मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था किया गया है, यानी कि कुछ को गरीब इंदिरा आवास मिला है, जिसके कारण उनका पक्के मकान है। राजधानी पटना से, यानी कि पटना, बिहार की राजधानी पटना से नजदीक होने के कारण अधिकांश घरों में पर्याप्त मात्रा में क्या है? बिजली उपलब्ध है। यदि आपसे पूछे अगला क्वेश्चन में, क्या फतेहपुर गांव में बिजली की व्यवस्था था? तो था। क्यों था? क्योंकि यह राजधानी से सटे हुआ था और 9 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके पूरब में एक पुनपुन नदी था और पश्चिम में पटना गया मुख्य मार्ग था। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली उत्पादन एवं रख रखाव के लिए भी गांव में ही पावर ग्रिड की क्या किया गया है? स्थापना किया गया है। खेती में भी प्रायः नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी क्या होता है? किया जाता है। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय थे, यानी कि देखिए फतेहपुर गांव में 1500 परिवार थे, उसके लिए कितने हैं प्राथमिक विद्यालय? प्राइमरी स्कूल 6, मध्य विद्यालय 1 और एक हाई स्कूल भी थे। समझ जाइए, 5 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल, 1 हाई स्कूल, और साथ ही साथ एक डिग्री कॉलेज भी था। क्या था? एक डिग्री कॉलेज भी था। कहाँ? फतेहपुर गांव में। अब यहाँ पे देखिए, उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि फतेहपुर गांव अन्य गांव कस्बों की तुलना में, यानी कि समझे उस समय 5 मिडिल स्कूल, 5 प्राइमरी स्कूल, 1 मिडिल स्कूल, 1 हाई स्कूल, 1 डिग्री कॉलेज है, तो ये अन्य गांव की अपेक्षा क्या है? काफ़ी विकसित है। तो अन्य गांव एवं कस्बों के तुलना में काफ़ी आधुनिक एवं उन्नत है। यहाँ सड़क, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त क्या है? विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गांवों में उपलब्ध सुविधा के अनुसार से कर सकते हैं। आप अपने गांव से भी फतेहपुर का तुलना करेंगे तो अभी सभी गांव में 5 प्राइमरी स्कूल नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। डिग्री कॉलेज सभी गांव में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फतेहपुर गांव में डिग्री कॉलेज भी था।
अब यहाँ पर देखेंगे गांव में 2 राज्यकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था, यानी कि 2 स्वास्थ्य केंद्र भी था, और एक निजी हॉस्पिटल भी था, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी था, जहां रोगियों का उपचार किया जाता था। क्या किया जाता? उपचार किया जाता था। डाकघर की सुविधा होने के साथ ही इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी था, यानी कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी था, जहां महिलाएं क्या करती थी? संगोष्ठी करती थी। अक्सर क्या करती थी? संगोष्ठी करती थी। और काला मंच, स्टेज, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय एवं प्रसिद्ध काली मंदिर आधुनिकता एवं आकर्षक का केंद्र हुआ करता था। कहाँ? फतेहपुर गांव में। हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं और सेवाओं का क्या हुआ है? सृजन हुआ है। क्या हुआ है? सृजन हुआ है। जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है? संतुष्ट करती है। गांव, कस्बा, शहर, राज्य, देश एवं विश्व में हम देखते हैं कि लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्यों में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। अब ये क्या कहाँ लगेंगे? खेतीहर किसान होंगे, खेत कारखाना में काम करने वाले मजदूर, कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार आदि समाज के विभिन्न वर्ग है जो किसी न किसी कार्य में क्या है? लगे हुए हैं। क्या है? किसी न किसी कार्य में क्या है? यहाँ पर लगे हुए हैं। फतेहपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है, और यहीं से हम लोग सीखेंगे उत्पादन किसे कहते हैं। बिहार के गांव में खेती ही उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधि में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जिसमें लघु विनिर्माण इकाई, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, विनिर्माण विनिर्माण, और ये 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, और यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन। विनिर्माण किसे कहते? तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, विनिर्माण प्राकृतिक वस्तुओं से जो हम तैयार लेके और एक उपयोगी वस्तु तैयार कर देंगे, मूल्यवान वस्तु तैयार कर देंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? विनिर्माण कहेंगे। जैसे अगर गन्ना है, गन्ना को क्या कर दिए हम? रूप चेंज कर दिए, और फिर वो क्या हो गया? गन्ना से हम चीनी तैयार कर दिए, उसे ही क्या कहेंगे? विनिर्माण कहेंगे। परिवहन, पशुपालन, दुकानदारी, डेयरी आदि क्या है? शामिल है। खेती में आई तकनीक एवं क्रांति के बाद भी गांव के लोगों ने भी आज कृषि को परंपरागत तरीके से क्या किया है? लोकप्रिय है। अब देखेंगे उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन किसे कहते हैं। तो आपके माइंड में होगा कि उत्पादन किसे कहते हैं? हम नया वस्तु बना दिए, नहीं। जो प्राकृतिक संसाधन है उसके आकार में, रूप में परिवर्तन कर देंगे और एक नया वस्तु तैयार कर देंगे, उसे ही उत्पादन कहते हैं। जैसे यदि आम लकड़ी है तो बढ़ई क्या करता है? उसे तैयार करके एक कुर्सी, बेंच, पलंग, सोफा तैयार करते हैं, उसे ही उत्पादन कहते हैं। यानी कि बढ़ई भी जो है एक लकड़ी का, कुर्सी का उत्पादन करते हैं, बल्कि एक नया कुर्सी का निर्माण नहीं कर देते, ये एक पेन का नया निर्माण नहीं करते, ये प्राकृतिक संसाधन से ही नए में उसका रूप दे देते हैं, आकार देता है। जैसे आटा हो गया, गेहूं हो गया, गेहूं से रोटी बना देंगे तो रोटी का उत्पादन हो गया। चिप्स बना देंगे, ब्रेड बना देंगे तो वो उसका क्या हो गया? उत्पादन हो गया। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ हो गया उपयोगिता का क्या करना? सृजन करना। यानी कि जो हमारे उपयोगी है उसे हम क्या करेंगे? सृजन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उपयोगिता कहेंगे। उत्पादन के साधन को जानने से पूर्व हम उत्पादन के बारे में समझ स्थापित करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। यह अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या है? मुख्य भाग है, और उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या हुआ? सृजन होता है, जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। परंतु यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तुओं का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य अपनी आर्थिक प्रयास से प्राकृतिक उपलब्ध किए गए पदार्थ के रूप में, देखिए यहाँ पर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, किसको हम देखेंगे यहाँ पे। यानी कि देखिए उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण से नहीं है, यानी किसी भौतिक वस्तु का हम निर्माण नहीं करेंगे उत्पादन में, तो क्या करेंगे? मनुष्य अपनी आर्थिक प्रयास से जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध पदार्थों के रूप में क्या करता है? रूप, स्थान
या अधिकार में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, फिर उसको क्या कर देता है, अधिक उपयोगी बनाता है। और आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं। जैसे देखिए कोई बढ़ई है, वो लकड़ी है, तो लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है। क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इसके रूप में, स्थान में, अधिकार में परिवर्तित करके बहुत उपयोगी बना के हम क्या कर सकते हैं, एक चेयर बना देंगे, टेबल बना देंगे, बेड बना देंगे, दरवाजा बना देंगे, तब यह क्या हो गया, उत्पादन हो गया। उदाहरण के लिए एक बढ़ई जब लकड़ी को काट छांट कर उससे टेबल या कुर्सी बनाता है, उसे उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है, क्योंकि इसमें लकड़ी की उपयोगिता क्या होता है, बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं, बल्कि उपयोगिता का क्या करना, सृजन करना। हमारे पास लकड़ी था, लकड़ी से हमारे बैठने के लिए चेयर नहीं था, हम चेयर बना दिए, यही तो प्रोडक्शन है, उत्पादन है। अर्थशास्त्र के इस भाग में उत्पादन के साधनों के लिए 5 चीज का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का यदि आप उत्पादन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन तैयार करना चाहते हैं, तो 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब वो 5 चीज कौन है, तो यहाँ पे देखिए, एक भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमी का होना बहुत जरूरी है। इसको नेक्स्ट पेज में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अब आइए, उत्पादन के तरीकों का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों का आवश्यकता पड़ती है। बात सही है। अब हम किसी चीजों को उत्पादन करेंगे तो क्या आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जिन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। अर्थात उत्पादन के क्रियाओं को सहयोग देता है, क्या करता है, वह सहयोग देता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे उत्पादन का साधन है, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा। उदाहरण के लिए अन्न उपजाने के लिए भूमि, हल, बैल, बीज, मजदूर, सिंचाई, कीटनाशक इत्यादि की आवश्यकता पड़ता है। बात सही है। उसी तरह कारखानों में उत्पादन के लिए हमें भूमि चाहिए, मकान चाहिए, मशीन चाहिए, मजदूर चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठनकर्ता चाहिए, बाजार चाहिए, इत्यादि की सहयोग से ही होता है। इस प्रकार उत्पादन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ता है। उत्पादन के कितने साधन है, 5। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है उत्पादन के कितने साधन है, तो 5। हमारा आंसर होगा भूमि संसाधन, श्रम संसाधन, पूंजी संसाधन, व्यवस्था, संगठन और साहसी। ये पांचों के 5 क्या है, उत्पादन के साधन है। अब यहां पर देखेंगे कौन कौन उत्पादन के 5 साधन है। एक में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेनर, मतलब साहसी। अब इसके बाद हम यहां पर 5 को देखेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, संगठन और साहसी। ये 5 को देखेंगे और ये चैप्टर जो है क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इससे जो भी आगे होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। किसी भी चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक में जितने भी पहले रीड करेंगे और दूसरा वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, जितने भी प्रश्न हैं वो क्या होगा, वो सॉल्व किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेट होगा, हम लोग मोटिवेट होंगे और अगला वीडियो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग अगला वीडियो अगर किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे आइए, लैंड किसको कहेंगे, भूमि। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, जो मिट्टी है ना उसे ही लैंड कहते हैं, भूमि कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में सिर्फ मिट्टी को ही लैंड नहीं कहते हैं। अब देखिए, उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब है जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह से है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्राकृतिक प्रदत्त सारे मुफ्त उपहारों से है। इस प्रकार भूमि के अंतर्गत भूमि के ऊपरी सतह के अतिरिक्त पहाड़, जंगल, नए समुद्री हवा, धूप, खनिज आदि सम्मिलित है। यानी कि भूमि मतलब सिर्फ भूमि ही नहीं, प्राकृतिक द्वारा जो मुझे मुफ्त में मिलता है, जो प्रकृति द्वारा मुझे मुफ्त में मिलता है उसे हम भूमि कहेंगे। जैसे देखिए, पहाड़ क्या मुफ्त में मिलता है या हम लोग खुद तैयार करते हैं, मुफ्त में मिल जाता है। जंगल, नदी, समुद्र, हवा को भी हम लोग अर्थशास्त्र में क्या कहेंगे, लैंड कहेंगे। धूप को भी हम लोग क्या कहेंगे, लैंड कहेंगे। खनिज को भी क्या कहेंगे, लैंड कहेंगे। अर्थात अर्थशास्त्र में प्रकृति द्वारा मुफ्त में पाई गई चीजों को क्या कहा जाता है, भूमि
कहा जाता है। मुफ्त उपहारों से उत्पादन में सर्वदा सहायता मिलती है और भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन पैसिव फैक्टर है, लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। प्रोफेसर मार्शल, ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, के अनुसार भूमि क्या होता है? भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, वरना उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क क्या किया है? प्रदान किया है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। जैसे वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक विविधता ने प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया है? अत्यधिक प्रयोग किया है। कृषि फसलों में हरित क्रांति बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी आई क्वेश्चन है। हरित क्रांति क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हरित क्रांति 1866-67 में आया था। हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। के कारण उर्वरक अत्यधिक उपयोगी से अनेक क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता क्या हुआ है? कम हुआ है। भौतिक साधनों के निर्माण में प्राकृतिक का अत्यधिक दोहन होता है। जैसे एक मकान के निर्माण के लिए अनेक वृक्षों की क्या होता है? कटाई होता है। अब देखेंगे भूमि, 5 साधन है, जिसमें पहले पढ़ लिए भूमि, और भूमि की स्थिर, लैंड इज फिक्स्ड। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, यानी कि देखिए सबसे प्रमुख क्या है? खेती। यहाँ काम करने वाले 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। 75% यानी कि 3/4, 75%। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का खेतों में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है और फतेहपुर में गांव 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। प्रारंभ में इन गांवों की कुल बंजर भूमि को कृषि योग भूमि में बदल दिया गया था। तब से अब तक इस गांव में कृषि योग भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। कोई विस्तार नहीं हुआ है। अब देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का एक माप एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर आदि है, जैसे क्षेत्रीय इकाई में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से आप क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। जुलाई से अक्टूबर बरसात के मौसम में खरीफ फसल, ये कृषि में जब जाएंगे तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल कहते हैं। खरीफ फसल वैसा फसल को कहते हैं जो मानसून पर डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? मानसून पर डिपेंड होता है। रबी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो मानसून के बाद, यानी कि जब लौट जाता है उसके बाद होता है, यानी कि ठंडे के मौसम में होता है। मुख्यतः धान एवं हरी सब्जियां उगाते हैं। इसके बाद नवंबर से फरवरी जाड़े के मौसम में रबी फसल में प्रायः गेहूं, दलहन, तिलहन एवं आलू की खेती होती है। उत्पादित अनाजों में से किसान अपने खाने के लिए रखकर शेष खाद्यान्न फसलों को अपने पास की मंडी में क्या करते हैं? बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की भी खेती की जाती है। जिसकी वर्ष में एक बार कटाई की जाती है। गन्ना कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में व्यापारिक को क्या होता है? बेचा जाता है। भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई नहीं है और नदीय मैदान की अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र में, जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र का 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहता है। अब देखेंगे बहुविध फसल किसको कहेंगे। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को फसल विधि प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम 2 प्रमुख फसल का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं और कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू एवं हरी सब्जियों का भी क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं।
अब देखेंगे ये सब क्या है, उत्पादन है। ये बाजरा है, ये गेहूं है, ये लौकी है, ये धनिया पत्ता है, ये देख सकते हैं, ये मटर है, ये जिगनी है, ये सभी के सभी क्या है कि देखने को मिलता है। अब किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, तो आपने यह जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे लोग, सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। 1960 से 70 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिनमें अधिकतर सिंचित भूमि थी। क्या था, सिंचित भूमि थी। और मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी 2 भैंसों का दूध बेचकर होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा क्या करता था, कर लेता था। और मुरारी के मृत्यु के पश्चात वहां पर भूमि उनके 3 पुत्रों में क्या हुआ, बंट गया। अब प्रत्येक के पास 1-1 हेक्टेयर था, यानी कि उनके पिताजी मर गए, 3 पुत्र थे, तो कितना हो गया, 1-1 हेक्टेयर बच गया। परंतु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विविधता के बावजूद भी मुरारी के बेटे अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर खेती करके ठीक ढंग से गुजारा क्या कर लेते हैं। यानी कि जब पिताजी थे तो अच्छे तरीके से घर नहीं चलता था, लेकिन अभी 3 भाई अलग अलग हो गए, 1-1 हेक्टेयर है, फिर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। वर्ष के कुछ महीने के अतिरिक्त कार्य करके अपना भरण पोषण कर लेता है। और इस गांव में कुछ किसानों के पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या परिवार के कारण भूमि का वितरण क्या है, असमान है। अर्थात कुछ के पास अधिक भूमि और बहुत संघ के पास कम भूमि है। इस गांव में भी भूमि का क्या है, असमान वितरण है। खेतों में कार्य, गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशक का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से क्या है, जुताई किया जाता है। अब देखेंगे दूसरा लेबर, श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। एक तो हो गया था लैंड, दूसरा क्या है, श्रम। श्रम के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। अध्ययन के दृष्टि से श्रम को 2 प्रकार होता है, या तो शारीरिक नहीं तो मानसिक। कोई भी व्यक्ति 2 तरीके से करते हैं, या तो शारीरिक करेंगे नहीं तो मानसिक रूप से मेहनत करेंगे। उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रम का उपयोग है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन, एक्टिव साधन कहा जाता है, लेकिन उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक तरह आर्थिक उद्देश्य से किए जाने चाहिए, किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मजदूरी राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है, अर्थात श्रम का उपयोग के लिए दिया जाता है, मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक या मानसिक हो सकता है। मजदूरी क्या कहा जाता है, यानी कि जो आपके यहाँ कोई श्रम करते हैं, काम करते हैं, उसके बदले में जो दिया जाता है उसे ही मजदूरी कहते हैं। मजदूरी या तो मानसिक के रूप में दिया जा सकता है या शारीरिक रूप में दिया जा सकता है। भूमि के अतिरिक्त श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक साधन है। उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होता है, और खेती के लिए छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में क्या करते हैं, स्वयं काम करते हैं। इस तरह वो खेती के लिए आवश्यक श्रम की क्या करते हैं, आवश्यकता ही करते हैं। और मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को क्या करते हैं, मजदूरी में लाते हैं। प्रायः खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार के होते हैं या सीमांत किसान के होते हैं। ये 2 ही होंगे, या तो मजदूर होंगे नहीं तो सीमांत किसान होंगे। शायद ही किसी श्रमिक के पास अपनी भूमि होगी। जिसके पास भूमि होगा वो दूसरे के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, वे दूसरे के खेतों में कार्य कर रहे अपने परिवार की जीविकोपार्जन करते हैं। और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उपजाई गई फसल पर क्या होता है, कोई अधिकार नहीं होता है, जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उनके किसानों के द्वारा मजदूरी मिलती है, जिनके द्वारा वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु के रूप में दिया जाता है। आप देख सकते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए। यानी मार्शल साहब कहते हैं काम हो सकता है या तो हाथ से भी किया जा सकता है या मेंटली रूप से। यदि अगर हम टीचर हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो यह भी एक श्रम है। यदि अगर आपके यहाँ मजदूरी करके काम करते हैं तो वो शारीरिक होता, और अगर हम माइंड से अगर आपको पढ़ा रहे हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो वो मानसिक रूप से अति कर रहा है। कृषि क्षेत्र और कृषकों की संख्या। अब देखेंगे पूंजी, कैपिटल। साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब रुपये पैसा से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में नहीं। पूंजी का व्यापक रूप है। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य के उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका अधिक
प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। जिससे आप अधिक धन उत्पादित करेंगे उसे भी पूंजी कहेंगे। जैसे बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाना, मकान भी पूंजी है हमारा। सिर्फ पैसा ही पूंजी नहीं है, मकान, बीज जिससे हम अति आ सकता है वो भी पूंजी। हम मकान लगा दिए, मकान है और रेंट पे लगा दिए 5,000 के महीना पे, 10,000 के महीना पे, ये भी क्या है, एक पूंजी है हमारा। द्रव्य के अंतर्गत उसी भाग को पूंजी में सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में धन का वह वजन जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी कि जिसको दोबारा लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है जिसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है जिसका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए प्रोफेसर मार्शल साहब क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक की निःशुल्क देन को छोड़कर, यानी कि प्राकृतिक जो मुझे दे रहा है उसे निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होता है, यानी कि हमारे पास कोई संपत्ति है जिससे आय प्राप्त होगा, उस सभी के सभी क्या है, पूंजी है। उत्पादन के साधन में पूंजी की अपनी एक अहम भूमिका है। बिना पूंजी के भी किसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। पूंजी की व्यवस्था, अधिक संख्यक छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकार मतलब जो सुद्धि ब्याज पर खाता है, अथवा खेती के लिए विभिन्न साधनों की पूर्ति करने के लिए व्यापारिक से कर्ज लेता है। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंचा होता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। बात सही है, 10% लेते हैं महीना का। जहाँ बैंक का एनुअली 10% है, वहाँ गाँव में एक महीना का 10% लिया जाता है। छोटे किसानों विपरीत मझोले और बड़े किसानों के खेती से क्या होते हैं, बचत होती है। इस तरह वे खेती या वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करके वस्तुओं का व्यवस्था कर लेते हैं। सविता की कहानी, एक छोटा सा कहानी है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है, मतलब छोटा कृषक है। क्या है, एक छोटा कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन गेहूं को पैदा करने की योजना बनाती है। वह क्या करता है, 1 हेक्टेयर भूमि पर क्या करता है, कृषि करने की योजना बनाता है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे सिंचाई के लिए, पानी और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की क्या है, जरूरत है। उनका अनुमान है कि कार्य पूंजी में लगभग कितना लगेगा, 3,000 रुपया लगेगा। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो किन के पास जाते हैं, तेजपाल के पास जाते हैं। लेकिन तेजपाल क्या बोलते हैं, हम पैसा देंगे लेकिन 24% की दर पर देंगे। कितना परसेंट पर देंगे, 24% की दर पर देंगे, जो कि एक बहुत महंगा और बहुत ऊंचा है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में किनके यहाँ, तेजपाल के यहाँ 35 रुपये प्रतिदिन के रूप में काम करना होगा। यानी कि हम आपको 3,000 रुपया तो देंगे लेकिन 24% इंटरेस्ट पर देंगे। लेकिन आपको ये 30 रुपये कितना आपके महीना पे काम करना होगा, रोज 35 रुपया के रोज पर काम करना होगा। आप भी कह सकते हैं कि मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेती की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद तेजपाल की खेती में श्रमिक की तरह काम करना होगा और कटाई के समय बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा। 3 बच्चों के रूप में उस पर घर कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इस शर्तों को मानने के लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको पता है क्योंकि हमको पैसा और दूसरी जगह से मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसान का कर्ज मिलना बहुत कठिन है और उसे यह भी पता है कि सरकार बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों के लिए कर्ज की व्यवस्था की है। अब देखेंगे चौथा, 5 साधन में 3 कंप्लीट कर लिए, अब 2 ही बचा हुआ है, जिसमें चौथा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। उत्पादन के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन, भूमि, श्रम, पूंजी उत्पादन के साधन है, लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यकता यह भी है कि उन्हें एकत्रित कर उत्पादन कार्यों में लगाया जाए। यह कार्य विशेषकर व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य में व्यवस्था या संगठन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कम पूंजी रहने पर उत्पादन के साधनों को और भी व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की जरूरत पड़ती है, ताकि सीमित उत्पादन के साधन का समुचित प्रयोग हो सके। जितना ही अच्छा उद्यमी होगा उतना ही
या संगठन चुस्त होगा। यही कारण है कि संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकीकृत कर उन्हें प्राय में लगाने के लिए क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं। जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक अथवा संगठन कर्ता कहते हैं। अब लास्ट है उद्यमी, साहसी। उत्पादन करने के लिए संगठनकर्ता उत्पादनकर्ता का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन विभिन्न कारणों और विशेषकर भविष्य की अनिश्चितताओं के चलते उत्पादन में घाटा भी हो सकता है। अर्थात उत्पादन कार्य में जोखिम से भरा होता है। जो इस जोखिम का वहन करता है उसे उद्यमी या साहसी कहा जाता है। उद्यमी समय में उत्पादन के जोखिम को वहन करने के लिए साहसी की भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है। यदि उत्पादन के फलस्वरूप उद्यमी को लगातार घाटा हो तो ऐसी अवस्था में उद्यमी को साहस टूट जाता है। तत्पश्चात पूरी तरह प्रक्रिया क्या हो जाता है? ठप हो जाता है। इसलिए उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया के पूर्व ही यह सोच लेना चाहिए कि हमें अंतिम क्षण तक क्या होना चाहिए? उत्पादन को चालू रखना चाहिए, यानी कि एकदम रिस्क लेके रहना चाहिए। अब देखिए, अतः उत्पादन के जोखिम उठाने के कार्य को क्या कहा जाता है? साहसी कहते हैं। यानी कि आप जोखिम उठाने की कैपेसिटी है, पैसा है, जमीन है, पूंजी है, सब कुछ है, संगठन है, लेकिन रिस्क नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। उत्पादन के 5 साधन कौन हो गया? भूमि हो गया, श्रम हो गया, साहसी हो गया, संगठन हो गया और ये पूंजी हो गया। अब देखिए, उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन क्या हो? तो यह वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या होती है। इसका कारण यह है कि हम किसी वस्तु के उत्पादन को घटाकर दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति से होती है। यह समस्या मुख्यतः साधनों की आवंटन की समस्या होती है। जैसे हमने ऊपर देखा है कि किसी देश के सीमित साधनों का कई प्रकार से प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए एक अर्थशास्त्र में उपलब्ध भूमि से हम चावल, गेहूं, मकई आदि खाद्यान्न वस्तुओं का क्या करते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। अथवा गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन, कपास इत्यादि कच्चे मालों की जिनका उद्योग धंधों का प्रयोग होता है उनका उत्पादन कर सकते हैं। इस भूमि पर हम कल कारखानों आदि का भी क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी देश के लोहा इस्पात का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे, अर्थशास्त्र के निर्माण में हो सकता है मशीन और उपकरणों के उत्पादन के अथवा इनका प्रयोग मकान, पुल, मॉल, बाजार आदि के लिए भी किया जाता है। अर्थात स्पष्ट है कि उत्पादन के साधनों का कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के साधनों की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका क्या क्या है? वास्तव में देखा जाए कि तो आर्थिक विकास के साथ साथ उत्पादन के विभिन्न साधनों के सापेक्षित महत्व में अंतर हुआ है। आदिकाल में मनुष्य जब जंगल में रहता था तो फल तोड़कर, क्या चीज? फल तोड़कर, शिकार करके और झरनों का जल पीकर, उस समय नल की व्यवस्था नहीं था, तो वो क्या करता था? झरनों की जल पीकर अपना जीवन यापन कर लेता था। लेकिन इन सब कार्यों में श्रम की आवश्यकता पड़ती थी। फिर भी श्रम की अपेक्षा भूमि की अधिक महत्व था। लेकिन आबादी के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य को इन चीज़ों की प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ा। पहले आसानी से मिल जाता था फल, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ गया तो उसके लिए काफ़ी मजदूरों पैसा की भी आवश्यकता पड़ता है। वे स्वयं फल अथवा अनाजों का उत्पादन करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे श्रम का महत्व बढ़ता गया और खेती, कल कारखानों इत्यादि कार्य करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए मनुष्य को पूंजी की भी आवश्यकता हुई। आज सभ्यता एवं आर्थिक विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य हो रहा है तथा पूंजी का एक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन का इस युग में उत्पादन विभिन्न साधनों जैसे भूमि, अब देखिए उत्पादन उपयोगिता, सृजन के तरीका, रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, सेवा उपयोगिता और ज्ञान उपयोगिता है। उत्पादन के इस युग में उत्पादन विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की आवश्यकता पड़ती है। किसकी चीज़ों की? तो भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ता है। यह काम व्यवस्थापक अथवा संगठन करता है। आज
व्यवस्था या संगठन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। व्यवस्था को भी एक प्रकार का श्रम माना जाता है, क्योंकि व्यवस्थापक संगठनकर्ता भी उत्पादन में एक अच्छे किस्म का श्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त हम देख चुके हैं कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली में बहुत जोखिम है, अतः इस जोखिम को सहन करने की व्यवस्था अथवा संगठन के अतिरिक्त साहसी की आवश्यकता पड़ती है। आजकल उत्पादन के साधन के रूप में साहस के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों को सापेक्षित महत्व के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं दिया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए आवश्यकता है, उसी प्रकार उत्पादन में सभी साधनों की आवश्यकता पड़ता है। वस्तुएं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। अब बस 3 पेज बचा हुआ है, इसको क्या करते हैं, अभी ही कंप्लीट कर देते हैं। वस्तुएं एवं प्रकार की होती है। वस्तुओं कई प्रकार की होती है। एक अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। इन वस्तुओं को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक बोलते हैं उपभोग की वस्तु, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा बोलते हैं उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स। उपभोग की वस्तुएं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है। भोजन, वस्त्र, मकान, पुस्तक, कलम, रेडियो आदि उपभोग वस्तुएं हैं। और ये वस्तुएं भी 2 प्रकार की होते हैं। एक एकल प्रयोग या गैर टिकाऊ, यानी कि जिसको एक बार उपयोग करेंगे वो फिर समाप्त हो जाएगा। दूसरा टिकाऊ, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद कई बार उसको उपयोग कर सकते हैं या कई सालों तक उपयोग में ला सकते हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थ इत्यादि उपभोग के गैर टिकाऊ वस्तु है। हम खाना खाएंगे वो समाप्त हो जाएगा, तो ये गैर टिकाऊ है, जिनका हमारी अर्थव्यवस्था की संतुष्टि के लिए केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत रहने का मकान, साइकिल, टेलीविजन, ये सब क्या है, टिकाऊ वस्तु है। खाना, पानी, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब गैर टिकाऊ है। कलम, पेन, मोबाइल, घड़ी, ये सब टिकाऊ वस्तु है। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिक की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने के कठिनाइयां होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सहकारी, देखिए सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिनमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर देता था। जहां एक तेजपाल देखे थे 25% देता था। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदा। अब यह भैंस का दूध बेचता है। और उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना लिया, जिससे वह कई प्रकार की साधन ले लेता है। यानी कि भैंस गाड़ी लिया और कई प्रकार के साधन भी ले लेता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी यह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर पास की मंडी जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप वह किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक धन कमाने लगा है। अब यहाँ देखेंगे टेलीविजन, ये सब क्या हो गया, टिकाऊ वस्तु हो गया। उत्पादक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका अधिक उत्पादन होता है, आय प्राप्त होता है के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादक वस्तु कहेंगे। इस प्रकार की वस्तुएं अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। उत्पादक वस्तुएं भी गैर टिकाऊ और टिकाऊ होती है। जैसे कच्चा माल, खाद, बीज इत्यादि गैर टिकाऊ हो गया। यदि अब मशीन है, यंत्र है, उपकरण है, ये सब क्या हो गया, टिकाऊ वस्तु हो गया। अब यहां पर देखिए, एक है उपभोग की वस्तु, एकल प्रयोग और टिकाऊ। तो एकल प्रयोग में क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो एकल प्रयोग में खाना के समान हो गया, और टिकाऊ में जो हम उपयोग करते हैं वो हो जाएगा। उत्पादक में भी एकल है और टिकाऊ है। अब देखिए सारांश, अब ये लास्ट ही है। उत्पादन का अर्थ, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। कौन का है, आप लोग कमेंट्स कीजिए। उत्पादन के 5 साधन है, कौन कौन है, तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, व्यवस्था संगठन है, और साहस उद्यमी है। अर्थव्यवस्था में इन सभी उत्पादन के साधनों का समान महत्व है। किसी देश, राज्य या शहर या गांव के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय जीवन में उत्पादन का
बहुत महत्व है। गांव में खेती मुख्य उत्पादन की क्रिया है। पिछले वर्षों की तुलना में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसी वजह से किसान उतनी ही भूमि पर अब अधिक फसल क्या कर रहा है, पैदा करने लगे हैं। यह एक प्रकार महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि सीमित तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ने के लिए भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक क्या हुआ है, दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत अगले मौसम की पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और दूसरी ओर छोटे किसान के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। उन्हें भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी होने के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल सकते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने वे परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूर के रूप में क्या करना पड़ता है, अतिरिक्त काम करना पड़ता है। अब श्रम पूंजी उत्पादन के अन्य कारणों की तुलना में अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम की अधिक प्रयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। खेती में श्रमिकों की उपयोग क्या है, सीमित है, और अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। बात सही है कि से वो आसपास के गांव में क्या है, जा रहा है और वहीं से पैसा कमा रहे हैं। कुछ श्रमिक गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि कृषि से नहीं गैर कृषि से पैसा कमा रहा है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ शहर में है। भारत में गाँव के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार की गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे, जैसे प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी क्या हो, वृद्धि हो, और खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है, या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जा सकता है। यानी कि यदि आप गैर कृषि कार्य कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो या तो आप खुद बचत कीजिए, नहीं तो दूसरे से पैसा लीजिए। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत के लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सके। और गैर कृषि कार्यों का प्रसार के लिए भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुओं और सेवाएं बेची जा सके। फतेहपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़ आदि की उपलब्ध है। जैसे ज़्यादा कस्बों शहरों में सड़क हो गया, परिवहन हो गया, ये सब हो गया। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इससे अगला वीडियो में ऐसे कोई भी चैप्टर या 9th का हो, 10th का हो, कोई भी है, उसमें आपको क्या करना है, हम लोग करेंगे पहला वीडियो में उसको थ्योरी को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा और काफ़ी एक्सप्लेन के साथ पढ़ा जाएगा, ताकि उसको आपको समझ में आएगा। तो ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था, और खेतीहर मजदूर, और ये फतेहपुर गांव की कहानी था। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट, लाइक, कमेंट्स और शेयर करके कर सकते हैं। और अगर इससे और भी दूसरा चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, या कोई एक छोटा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, हम उस पर एक अच्छे तरीके से वीडियो बहुत जल्दी बना देंगे। थैंक यू।